हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डार्क रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने वहां पर डिस्कस किया था कि ये 2 फेज में रिएक्शन कंटिन्यू होती है, जिसका फर्स्ट फेज होता है लाइट रिएक्शन और जो सेकंड फेज होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में फिर हमने स्टडी किया केल्विन साइकिल को। ठीक है, केल्विन साइकिल हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कि केल्विन साइकिल, ये तो हमें पता है, ये तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जो केल्विन साइकिल है इट इज द ओनली पाथवे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस। बट आफ्टर और इन 1957 एक साइंटिस्ट आए कॉर्शेक, और उसके कुछ को-वर्कर्स थे। उन्होंने क्या देखा कि एक जब फोटोसिंथेसिस शुगर केन में जब उन्होंने नोटिस किया फोटोसिंथेसिस को, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो कोई 3 कार्बन कंपाउंड का प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने पाया कि वो एक 4 कार्बन कंपाउंड वहां पर एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है, वहां का उस पाथवे का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। फिर इसी बात को, सेम पॉइंट को फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने, वो साइंटिस्ट थे हमारे कार्पिलो। इन साइंटिस्ट ने क्या किया, सेम थिंग ऑब्जर्व की। इन्होंने शुगर केन में ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या किया, मेज प्लांट के अंदर, मेज प्लांट की जो लीव्स हैं वहां पर देखा कि वहां भी जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वो भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड ना होकर वो 4 कार्बन कंपाउंड का एक स्टेबल प्रोडक्ट वहां पर प्रेजेंट है। ये दोनों बातें हो गई थी। इन साइंटिस्ट ने अपना वर्क शो किया। उसके बाद फिर हमारे पास साइंटिस्ट आए हैच एंड स्लेक। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को और भी क्लैरिटी के साथ प्रोवाइड किया। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इस साइकिल में वो क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड, और उसका नेम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वो क्या है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसीलिए इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, C4 पाथवे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है, 4 कार्बन एटम का कंपाउंड है। ठीक है, और जो प्लांट्स इस पाथवे को फॉलो करते हैं उन प्लांट्स को हम बोलते हैं C4 प्लांट्स। ठीक है, हैच स्लेक साइकिल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही वो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बात को प्रूव किया था और इस पाथवे को डिटेल में डिस्कस किया था। इसलिए इस पाथवे को भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद अदर पाथवेज में हम कैम्प पाथवे को भी स्टडी करेंगे। जो सर्कुलेंट प्लांट्स हैं वो कैम्प पाथवे को फॉलो करते हैं CO2 को फिक्स करने के लिए इन डार्क कंडीशंस। और एक लास्ट में हम डिस्कस करेंगे C2 साइकिल विच इज नॉन एज फोटो रेस्पिरेशन। आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे C4 पाथवे को। स्टार्ट करते हैं। जो C4 पाथवे है, हैच एंड स्लेक आपके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया है। एक एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, उसी को हम डिटेल में कर लेते हैं। जो पाथवे है यहाँ पर, जो C4 प्लांट्स हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टरिस्टिक है इन प्लांट्स का कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मेसोफिल सेल्स में भी प्रेजेंट है। ये आप सबको पता है कि मेसोफिल सेल्स जो है वो क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है वहां पर। साथ साथ बंडल शीथ की जो सेल्स हैं वहां पर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो जो साइकिल है C4 प्लांट्स का, जो पाथवे है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहेगा मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स के बीच में। जो स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी वो हम स्टार्ट करते हैं पाथवे को। फर्स्ट यहाँ पर आपका, अब ड्रॉ कर लेते हैं 2 रीजन्स को। ये आपका हो गया मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पर सेकेंड टाइप का बंडल शीथ। ठीक है, ये हो गया आपका बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इन दोनों सेल्स में चलेगा पाथवे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो
कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं ये क्या करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जो कि फर्स्ट एक्सेप्टर का काम करेंगे, किसका, CO2 को एक्सेप्ट करने का। ठीक है, CO2 कहां से आएगी, एटमॉस्फेयर से आएगी। और कौन इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर है यहाँ पर वो है फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ठीक है, ये क्या करता है, इस CO2 को अब्सॉर्ब करता है, एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बनेगा हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, जिसकी वजह से इसका नाम जो है पाथवे का C4 है। ठीक है, अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है वो क्या करेगा, ये जो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुई है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड से, जब आपका ऑक्सैलो एसिटिक बना है तो यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है वो होगा आपका पैप कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेशन हुआ है तो एंजाइम क्या आ जाएगा, पैप कार्बोक्सिलेज। ठीक है, CO2 यहाँ पर कंबाइन करेगी फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के साथ और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है यहाँ पर क्या होगा, कुछ एंजाइम्स होंगी वो रिएक्ट करेंगे और रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का आपका मैलिक एसिड में। सेम इसका जो रिडक्शन है वो आपका हो सकता है, कुछ प्लांट्स जो है वो शो करते हैं एस्पार्टिक एसिड को। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्लांट्स पे कि वो मैलिक एसिड को सिंथेसाइज करेंगे या एस्पार्टिक एसिड में ये रिड्यूस होगा। जो एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे वो आपके रहेंगे, जो मैलिक एसिड बनना है तो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पर आ जाएगा, और जब आपका एस्पार्टिक एसिड बनना है तो यहाँ पर एंजाइम आएगा ट्रांस एमिनेज। ओके, अब आपका मैलिक एसिड और जो एस्पार्टिक एसिड है ये क्या करेंगे, अब ये जो मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट जो सेल्स है वहां से ट्रांसपोर्ट करेंगे और फाइनली कहां पर आ जाएंगे, बंडल शेप में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका ये ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट करके अब मैलिक एसिड कहां पर आ गया, बंडल शेप के अंदर आ गया है और ये आपका यहां पर है मैलिक एसिड। क्लियर, अब जो मैलिक एसिड है वो क्या होगा, यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी। ठीक है, मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, ये कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये जो CO2 यहाँ पर रिलीज हुई है ये CO2 कहाँ पर चली जाएगी, आपके यहाँ पर जब बंडल शीट के अंदर जो आपका केल्विन साइकिल कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो ये CO2 क्या करेगी, उस केल्विन साइकिल को में चली जाएगी और वहां पर आपकी जो राइबोलोज बिसफॉस्फेट था वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा और फाइनली फोस्फोग्लिसरिक एसिड को सिंथेसाइज करेगा। साइकिल जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ये जो साइकिल है ये कौन सा है, केल्विन साइकिल। तो यहाँ पर मैलिक एसिड जब बना था उसके बाद क्या हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 वहां से रिलीज हुई, CO2 कहाँ चली गई, केल्विन साइकिल में यूटिलाइज हो गई और मैलिक एंजाइम ने मैलिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में। अब क्या होगा, जो ये पायरुविक एसिड है ये फाइनली क्या करेगा, फिर से यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड का, कहां पर, मेसोफिल सेल्स में, ये बन गया पायरुविक एसिड। ठीक है, अब पायरुविक एसिड फाइनली क्या करेगा, यहां पर ATP का रिडक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर ATP जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AMP में। ठीक है, और जो एंजाइम यहां पर यूज होगा वो होगा फॉस्फेट पायरुवेट डाइकाइनेज। डाइकाइनेज है तो 2 फॉस्फेट्स यहां से जाएंगे। ठीक है, काइनेज ऐड होंगे। फिर उसके बाद पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हुआ, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड में,
और फिर से यही पाथवे फॉलो रहेगा, CO2 को वो एक्सेप्ट करेगा, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करेगा, फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में रिड्यूस होता है तब यहाँ पर साथ साथ क्या होता है, NADPH प्लस H प्लस जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, NADP प्लस। ये है आपका C4 पाथवे जो आपकी दोनों सेल्स में चलेगा। यहाँ पर मेसोफिल सेल्स भी इन्वॉल्व होंगी और साथ साथ बंडल शीथ सेल्स भी क्या होंगी, क्लोरोप्लास्ट सेल्स, वो भी इन्वॉल्व होंगी और पाथवे जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आ जाएंगे जो यहाँ पर हेल्प करेंगे। एटीपी मॉलिक्यूल जो रिड्यूस हो जाएंगे AMP में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइकाइनेज एंजाइम, पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और जो आपका NADPH है वो रिड्यूस हो जाएगा NADP प्लस में जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का रिडक्शन होगा मैलिक एसिड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंस है इस C4 साइकिल का, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस में यही है कि जो लीव्स हैं C4 प्लांट्स की, जो लीव्स हैं C4 प्लांट्स की, वो क्या करते हैं, उनको कम से कम 5 ATP मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स उसको चाहिए NADP के। किस पर्पस के लिए, ताकि वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स कर सके। ठीक है, उनको 5 ATP रिक्वायर्ड है और 2 NADP की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को वो क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। कौन, C4 प्लांट्स। ठीक है, जो C4 प्लांट्स हैं इसका एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो यही है, इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन रेट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू C3 साइकिल। ठीक है, सॉरी हाँ, C3 साइकिल के कंपैरिजन में इसका जो CO2 फिक्सेशन रेट है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू C3 साइकिल। लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन है वो लोअर रेट पे यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, फोटो रेस्पिरेशन। ओके, जो C4 प्लांट्स हैं उसकी अगर हम यील्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट, अगर हम यील्ड की बात करें C4 प्लांट्स की तो वो क्या होगी, ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू C3 प्लांट्स। ये ऑब्जर्व किए गए कुछ सिग्निफिकेंस C4 प्लांट्स के अंदर, तो वो हमने यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। उसके बाद एक और सिग्निफिकेंस है इसका इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं, वो रहेगा यहाँ पर कि जो C4 प्लांट्स हैं अगर आप उनको लोअर कंसंट्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं CO2 की, तो वहां से भी वो क्या कर सकते हैं, CO2 को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है, ये भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो C4 प्लांट्स हैं वो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं अगर स्टोमेटा जो है वो वहां पर नियरली क्लोज्ड कंडीशंस में भी अगर हैं। स्टोमेटा अगर नियरली क्लोज्ड कंडीशन में भी अगर वहां पर प्रेजेंट है तो ये जो प्लांट्स हैं ये क्या कर सकते हैं, वहां पर भी हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो C4 प्लांट्स हैं मेनली हमें वो देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल या फिर डेजर्ट एरियाज में, वहां पर भी इजीली ये प्लांट्स क्या है, सरवाइव कर सकते हैं। इनको अगर हम बात करें C3 प्लांट्स के कंपैरिजन के साथ, तो जो C4 साइकिल्स हैं उनको ज्यादा लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फिक्स करने के लिए CO2 को। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड थे। अब हम इसके जो C4 प्लांट्स हैं उनका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स, characteristics of C4 plants। C4 प्लांट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि जो C4 प्लांट्स हैं मेनली हमें कहां पर मिलते हैं, ये ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं। मेनली जो ये प्लांट्स हैं उसकी अराउंड 1000 स्पीसीज जो हैं वो नोन है, जिसमें से 300 स्पीसीज बिलोंग करती हैं डाइकोट प्लांट से, और जो रिमेनिंग जितनी भी हैं वो बिलोंग करती हैं मोनोकोट प्लांट से।
ठीक है। यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप लोग कर सकते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर केन। नेक्स्ट आप कर सकते हैं शुगर केन के साथ साथ आप मेज को कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल के उसमें, ठीक है। मेज के बाद आप सोरगम को भी कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल सिप्रस है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रेंथस है। ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो C4 पाथवे को फॉलो करते हैं, ये वो प्लांट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, इनकी जो लीव्स हैं वो शो करती हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ की एनाटॉमी को क्रेंज एनाटॉमी। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, इन C4 प्लांट्स का है, ठीक है। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्रेंज एनाटॉमी में क्या होगा लीव्स के अंदर। अब जो इसके वैस्कुलर एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोएम और जाइलम है, ये क्या है, वैस्कुलर एलिमेंट्स हैं। अब क्या होगा, जो ये वैस्कुलर एलिमेंट्स हैं ये क्या है, सराउंडेड हैं एक लेयर से। उस लेयर को, जैसे ये आपका वैस्कुलर बंडल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, ये सराउंडेड हैं एक लेयर से, जो कि किसकी लेयर है, बंडल शीथ सेल्स की लेयर है। अब ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं इसके पास क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फर्दर ये जो लेयर है ये सराउंडेड होती है एक अनदर लेयर से, उस लेयर को हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स की लेयर। अब जो मीजोफिल सेल्स की लेयर है वो भी हाईली रिच है इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो है दोनों सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इस पाथवे में, और दोनों सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, हमारी मीजोफिल सेल्स जो है हाईली रिच है क्लोरोप्लास्ट में, तो उसका जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू बंडल शीथ सेल्स। जो क्लोरोप्लास्ट है C4 लीव्स में, उसको अब हम बोल सकते हैं कि वो किस नेचर का है, डाइमॉर्फिक नेचर का है। मीन्स यहाँ पर जो दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों लेयर्स के क्लोरोप्लास्ट को। जो क्लोरोप्लास्ट होगा बंडल शीथ सेल्स का, वो क्या है, लार्जर है एज कंपेयर टू मीजोफिल सेल्स, और अरेंज्ड होता है सेंट्रिपिटली, ठीक है। उसके बाद इसमें स्टार्च ग्रेन्स भी होते हैं, लेकिन ग्रेना जो है वो यहाँ पर एब्सेंट रहेगा। अगर दूसरी तरफ मीजोफिल सेल्स की बात करें तो उसमें नॉर्मल टाइप का क्लोरोप्लास्ट है इन मीजोफिल सेल्स में, ठीक है। मीजोफिल सेल्स जो है C4 प्लांट्स में वो C4 साइकिल को फॉलो करती हैं, लेकिन जो बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, मेनली C3 साइकिल में इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। क्रेंज एनाटॉमी इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो दोनों लेयर्स को। यहाँ पर टू टाइप्स का क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एक बंडल शीथ सेल्स के अंदर, एक मीजोफिल सेल्स के अंदर। जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं वो सराउंडेड हैं पहले इस बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के साथ, और दूसरे जो ये फर्दर सराउंडेड है मीजोफिल सेल की। जो ये टाइप की जो मॉर्फोलॉजिकली ये जो अरेंजमेंट है, एनाटॉमी है लीव्स की, इसी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रेंज टाइप ऑफ एनाटॉमी। क्लियर, आई होप जो C4 साइकिल है वो आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैम्प पाथवे को डिटेल में। जो सकुलेंट्स हैं कुछ, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं डार्क कंडीशंस में, और जो पाथवे वो फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं कैम्प पाथवे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।